हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे चैप्टर 1 यानी कि कक्षा 8वीं के विज्ञान के पहले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के रिवीजन के बारे में। इस पाठ के बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, प्रोवाइड कर दिया आपको। लगभग 53 से 55 मिनट की वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से बताया आपको, ईच एंड एवरी लाइन। आज हम इस वीडियो के जरिए इस पूरे पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं। शायद ये आधे घंटे की वीडियो रहने वाली है, यानी कि ओवरऑल इस चैप्टर को मैं आपको फटाफट रिवाइज करके बता दूंगा। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हमें जानना क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी दिन ब दिन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या की आपूर्ति को यानी कि कह सकते जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जनसंख्या के बारे में नहीं सोचेंगे और उनकी ये जरूरतों को पूरा ना कर पाएं तो कहीं ना कहीं मानव समाज खतरे में पड़ जाएगा। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले कभी हम करोड़ों जनसंख्या की बात करते थे, अब हम अरबों की बात करते हैं। हमारा जनसंख्या के रेस में हम सेकंड स्टेज पर हैं, हमारे चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है। पर वो दिन दूर नहीं कि जब हम जनसंख्या के रेस में चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। हमारे भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के वृद्धि के साथ ही बेटा ज़रूरतें भी बढ़ रही है। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फसल के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े हो जाएं और अच्छा लिख के पढ़ के जो है वो फसल ही उगाएं या खेती ही करें या किसान ही बने। बेटा जानने के बारे में मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना क्या मतलब परेशानी क्या है, जान लो, सीख लो, भविष्य में काम आ जाए क्या पता। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमने जब इस पाठ के बारे में पढ़ना शुरू किया, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि पहेली और बूझो किस प्रकार से अपने चाचा के घर गए थे और उन्होंने वहां पर बहुत सारे औजारों को देखा। औजारों में उन्होंने खुरपी देखी, दराती देखा, बेलचा देखा। अब फिर बूझो के दिमाग में आया कि भाई पता नहीं कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो फिर वो खेत में गए अपने चाचा के साथ और उन्होंने वहां पर ऑब्जर्व किया कि इन सारे जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव कभी से भी स्टार्टिंग से अगर हम 10,000 साल पहले या उससे पहले की बात करें तो उस समय में मानव जाति कभी भी फसल उत्पादन नहीं करता था। मानव जाति सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता था, जीव जंतुओं को मारता था, खाता था, पेड़ पौधों से उनकी जरूरतों को पूरा कर लेता था। फिर धीरे धीरे मानव सामाजिक होता गया, लोगों को आपस में जोड़ना आ गया। उन्होंने बहुत सारी चीजें खोजी और साथ ही बेटा पेड़ पौधों के बारे में जाना, जीव जंतुओं से अपनी जरूरतों को पूरा करने के बारे में जाना और तब कहीं जाकर फसल के बारे में हमने सीखा। तो शुरुआत करते हैं हम फसल की डेफिनेशन से। कृषि पद्धति की हम बात करें तो हम पहले नोमैडिक्स थे, यानी कि घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे। फिर धीरे धीरे हमने संतुलन बनाना सीख लिया और हम एक जगह पर रहकर फसल को उत्पादन करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। पहले और अब में क्या डिफरेंस है? पहले में क्या होता था, पहले लोगों को ना मतलब 1 महीने रहे एक जगह, 2 महीने रहे और उसके बाद फिर हो सकता है वहां से जाना पड़ जाता था। पर अब आपने नोटिस किया होगा, हम क्या करते हैं, एक मकान बनाते हैं, एक घर लेते हैं और उसमें अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। कहीं पर भी हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पर भी हमें घूमना नहीं पड़ता, जीव जंतुओं का खतरा नहीं होता, हमें सारी चीजें अपने घर पर ही मिल जाती है। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले शुरुआत हमने करी थी फसल की परिभाषा से। अगर हम फसल की परिभाषा को देखें तो फसल कहता है क्या कि एक जगह पर बड़े पैमाने पर एक जैसे पौधों को उगाने के लिए जब हम तत्पर होते हैं और जब उन पौधों को लगाया जाता है तब हम उसे फसल कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फसल क्या होता है तो आप सीधे सरल शब्दों में कहेंगे जी ऐसी बात है, एक जगह पर एक जैसे बड़े पैमाने पर जब पौधों को लगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। भारत के अंदर बहुत ही विविधता है, व्यापकता है। भारत के अंदर अगर आप अलग अलग राज्यों के खाने को देखें तो कहीं पर चावल ज़्यादा खाया जाता है, तो कहीं पर जो है वो गुड़ खाया जाता है ज़्यादा, कहीं पर जो है वो मतलब समझ जाओ लस्सी पी जाती है ज़्यादा, और कहीं पर बेटा रोटी ज़्यादा खाई जाती है। हमारी बेसिक खाने में रोटी सब्जी और चावल तो होता ही है, साथ ही इनके अलावा इडली डोसा सांभर वड़ा पाव ये सब भी सुना होगा कहीं ना कहीं। अब ये सारी चीजें भी लोगों के अपने अपने राज्यों में प्रचलित हैं, प्रख्यात हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हुआ कि सब राज्यों का खाना अपना अलग अलग होता है? क्योंकि सब राज्यों के अंदर बेटा ताप अलग है, दाब अलग है, वायुमंडल अलग है, वायुमंडल तो नहीं कह सकते वायु जो है वहाँ की अलग है, और वहाँ पर जो नमी है, आर्द्रता है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा है, वो सब जगह अलग अलग होती है। तो पौधों को भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उगाया जाता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है।
उसके बाद हमने पढ़ा कि इतनी व्यापकता होने के आधार पर भी, इसके बावजूद भी हमारे भारत के अंदर दो प्रकार की फसल को उगाया जाता है, जिसे आप कहते हैं बेटा खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल ऐसे फसलों को कहा जाता है जिन्हें हम वर्षा की ऋतु में बोते हैं, जून से लेकर सितंबर तक, और कहीं ना कहीं शीत ऋतु आते आते काट लिया जाता है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गया इत्यादि। उसके बाद हमने रबी की फसलों के बारे में बात की। शीत ऋतु में लगाया जाता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक में ये फसल होता है, अक्टूबर में बोया जाता है, मार्च तक काट लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सरसों की, अगर हम बात करें गेहूं की, अगर हम बात करें ग्राम की यानी कि चने की, मटर की, ये सब इन्हीं मौसमों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आधारित कृषि पद्धति के बारे में। आधारित कृषि पद्धति क्या होता है? पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों को सिंचाई वगैरह के बारे में तो पता थी नहीं, पानी के महत्व को वो जानते थे नहीं, तो वो क्या करते थे, वो बस फसल उगा देते थे। जब बारिश होती थी तो फिर फसलों को सिंचाई मिल जाती थी, पानी मिल जाता, तो फसल बहुत अच्छी वृद्धि और विकास कर लेते थे। पहले बारिश अमूमन होती थी, अब नहीं होती है। अब साल में आप देखोगे शायद कोई 1-2 महीने ही होते हैं जब बारिश होती है, बाकी बारिश होनी तो बंद ही हो चुकी है, यानी कि वाटर साइकिल तो हमने वैसे भी डिस्टर्ब कर लिया है। लेकिन पहले बारिश अमूमन होती थी और सिंचाई का बहुत बड़ा हिस्सा बारिश से ही पूरा हो जाता था। पर आजकल फसलों की सिंचाई के लिए हम बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें अलग अलग विधियों के बारे में जानना जरूरी हो गया है और उनके बारे में जानकर ही हम फसल कर पा रहे हैं। तो वही कह रहा है क्या कि जो हमारे बारिश के ऋतु वाले फसल है वो कभी भी ग्रीष्म काल में नहीं उगाए जा सकते, ग्रीष्म काल वाले जो हैं वो कभी भी बारिश में नहीं लगाए जा सकते। ऐसे कहता है कि अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो ये खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, जून से सितंबर तक, इसमें धान मक्का वगैरह जो लगाए गए हैं इनको हम गर्मी में नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी चाहिए। ज़्यादा पानी चाहिए तो गर्मी में लगाएंगे, पानी मिलेगा नहीं, मर जाएंगे ये। और जो जिनको कम पानी चाहिए उनको बारिश वाले मौसम में लगा दोगे तो भी मर जाएंगे, पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। इसी को हम कहते हैं आधारित फसल पद्धति। कृषि पद्धति को अपनाते समय हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है बेटा, जैसे कि अगर हम सबसे पहले देखें, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक मिलाना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सभी स्टेप बहुत जरूरी है और इनको एज इट इज याद रख लो क्योंकि पेपर में ये आता भी है। सबसे पहला आता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी समय तक मिट्टी को अगर हम छोड़ देते हैं तो मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है और उसमें अगर हम बीजों को डालेंगे तो बीज अंदर नहीं जा पाएंगे, ऊपर के बीजों को चिड़िया वगैरह खा लेंगी और धूप ज्यादा लगने की वजह से बीज खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए बीजों को अंदर दबाने के लिए, गहराई तक ले जाने के लिए हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, पोला करना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है। अगर मिट्टी को हम हल्का नहीं करेंगे तो वहां पर बेटा जल आसानी से नहीं जा पाएगा, वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, जो हमारे लिए अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं वो पैदा नहीं हो पाएंगे, किसान के जो दोस्त होते हैं जिन्हें हम केचुए कहते हैं वो अंदर तक नहीं जा पाएंगे और कहीं ना कहीं फसलों के लिए हमें फायदा नहीं दे पाएंगे। तो ये सब बातें यहाँ जरूरी है जाननी। उसके बाद बुआई की जाती है। बीज, अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं बेटा, जिनको लगाकर हम अच्छे व्यापक फसल को प्राप्त कर सकते हैं, उसको लगाया जाता है और उसके लिए टेस्ट भी किया था हमने, याद होगा कि आप बीजों को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। बीजों को पानी में डालने के बाद जो बीज पानी में ऊपर तैरने लग जाएंगे वो बीज खराब है, खोखले हैं, उनको हटा देंगे और जो बीज डूब जाते हैं वो अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और उन बीजों को हम फिर खेतों में डाल देंगे। उसके बाद जब बीज डाल दिया आपने तो जैसा कि आप जानते हैं आपको भी वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो बीजों को भी पोषण पदार्थों की जरूरत होती है जिससे कि वो जल्दी वृद्धि कर सके। देखो, अगर आप उर्वरक और खाद नहीं डालोगे पौधे तो भी विकसित होंगे, पर शायद हो सकता है उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो या फिर हो सकता है कि वो अपने चरम सीमा तक पहुंच ही ना पाए। तो इसीलिए ऐसे वृद्धि और विकास को कराने के लिए आपको बीजों को उर्वरक और खाद भी देना पड़ता है। उर्वरक कंपनियों में तैयार किया जाता है, खादों को जो है वो रासायनिक तौर पर कहाँ तैयार करते हैं, हम खेतों में तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वो अगर डल गया, उर्वरक और खाद डल गया, तो सिंचाई की जाती है जिससे कि उर्वरक और खाद को पानी में मिलाया जा सके, घोला जा सके और पौधों की जड़ों द्वारा उसे अवशोषित किया जा सके, क्योंकि अगर आप पानी नहीं दोगे तो जड़ों द्वारा वो पोषक तत्व अवशोषित नहीं किया जा पाएगा। और ये तो हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि पौधे के अंदर 90% तक पानी होता है, तो पानी तो चाहिए उनको। उसके बाद कह रहा है खरपतवार से सुरक्षा। आपने जो खेतों में अलग अलग चीज़ें डाली और खेतों की मरम्मत की, कह सकते हो तैयारी की, इससे क्या होता है जो दूसरे अन्य पौधे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, बच्चे जो हमें नहीं चाहिए उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, वो भी पैदा हो जाते हैं। तो उन खरपतवारों से सुरक्षा करनी होती है, हमें हटाना पड़ता है, जिसके लिए हम खुरपी, बेलचा इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं और पौधों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। इनके लिए खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल होते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं खरपतवार के हिसाब से।
अगर आप उनको डालते हैं तो आपके फसल को नुकसान नहीं होता, पर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ना डालें, क्योंकि अगर आप डालेंगे तो आपके पौधे उसे अवशोषित कर लेंगे, पौधे मरेंगे तो नहीं उससे, पर वो फिर जब आप खाओगे तो आपके शरीर में वो सभी के सभी जो खरपतवार नाशी है वो चले जाएंगे, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब हमारी खरपतवार से सुरक्षा हो गई। सुरक्षा होने के बाद, खरपतवार के बाद अब हम क्या करेंगे, उसे फसल पकने की तैयारी करेंगे। फसल जब पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी कटाई होती है। फसल को काट कर सुखाया जाता है कुछ दिनों तक, जिससे कि उसके नमी को हटाया जा सके। नमी अगर रह जाएगी बेटा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि फसल में जो है कीड़े वगैरह लग जाते हैं, चूहे इत्यादि उसे खा जाते हैं, तो उनका फिर भंडारण करना पड़ता है। भंडारण करने के लिए हम बड़े बड़े साइलोज का प्रयोग करते हैं। अब ये सारी बातें मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझा दी, आगे चलते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के यंत्रों और औजारों का प्रयोग करते हैं, जिन औजारों में से हमारे पास हल सबसे अच्छा औजार है। हल में आगे जो है वो लोहे का थोड़ा सा नुकीला पैना भाग लगा होता है, जो मिट्टी को फाड़ने के काम में आता है। हल में साफ्ट होता है, और हल का प्रयोग हम करते हैं मिट्टी को पलटने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए। हल पहले ज़्यादा इस्तेमाल में आता था, आजकल हम हल का इस्तेमाल कम करते हैं, उसकी जगह पर हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, जिससे मिट्टी को हम तैयार कर सकें। अब मैं ये आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मिट्टी को हल्का करना क्यों ज़रूरी है। मिट्टी को हल्का करने की विधि को हम जुताई कहते हैं। जुताई अलग अलग तरीके से की जाती है बेटा। जुताई करने के लिए हम कृषि के औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हल हो गया, कुदाली हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, ये सब। और इन औजारों के अपने अपने कार्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले के ज़माने में ऐसे बेटा हलों का प्रयोग किया जाता था। बैलों के ऊपर कंधे पर ऐसे जोत लगा दिए जाते थे, और उनके फाल से मिट्टी को फाल और हल साफ्ट की मदद से मिट्टी को पलटा जाता था, मिट्टी को हल्का किया जाता था। क्योंकि मिट्टी अगर हल्की नहीं होगी तो फिर वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, अवशोषण नहीं हो पाएगा, जल नहीं ज़्यादा मिल पाएगा, और वृद्धि विकास पौधों का रुक जाएगा। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि अब मॉडर्न ज़माने में हम कहीं ना कहीं हल का प्रयोग तो नहीं करते हैं, तो हम कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेटर कुछ हल की ही संरचना जैसे होते हैं, एक साथ बड़े पैमाने पर ये बड़े क्षेत्र को कह सकते हो जोत सकते हैं। और इनमें ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं बेटा, और ट्रैक्टर बहुत उपयोगी होता है किसानों के लिए, तो जिसे हम बड़े पैमाने पर खेती कर पाते हैं, तो ट्रैक्टर किया जाता है प्रयोग। उसके बाद बेटा बुआई की जाती है। बुआई करने के लिए हम बीजों की गुणवत्ता का चयन करते हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ पर पहेली दीदी भी समझाएगी कि उसने एक दिन अपनी मम्मा को देखा था कि उन्होंने कुछ चने को पानी में डाला और कुछ चने जो हैं वो ऊपर तैरने लग गए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आखिर ये तैर क्यों रहे हैं, तो उनकी मम्मा ने बताया कि ये बीज खराब हो गए, खोखले हो गए, इनको किसी कीड़े ने खा लिया है, जिससे कि इसमें हवा घुस गई है और ये पानी में तैरते रह जाते हैं, इसमें से कभी भी पौधे नहीं निकल सकते हैं। तो पौधे किनमें से निकलते हैं? जो बीज बेटा उच्चतम गुणवत्ता के होते हैं, और उसका चुनाव के लिए इस प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बीज चलो मिल गया हमें उच्चतम गुणवत्ता का, बोएंगे कैसे? तो बीज को बोने के लिए भी पारंपरिक तरीके में हल का ही प्रयोग किया जाता था। हल के साथ वो लोग क्या करते थे, एक कोनिकल यानी फनल जैसी संरचना का प्रयोग करते थे। इसमें बहुत सारे बीजों को भर दिया जाता था, एक आदमी हल को संभालता था, दूसरा बीज डालता था, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर बीजों को इस तरीके से बो दिया जाता था। उसके बाद मॉडर्न ज़माने में ऐसे बीजों को बोएंगे तो बहुत कम जगह पर ही खेती कर पाएंगे, और मानव शक्ति भी ज़्यादा लगेगी, साथ ही बेटा समय भी ज़्यादा लगेगा। तो कम करने के लिए लोगों ने सीड ड्रिल का प्रयोग करना शुरू किया। सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है इस हिस्से से, और यहाँ पर बेटा एक बहुत बड़ा सा फनल होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में बीजों को डाला जाता है, और ये बीज इसमें भरने के बाद पाइप जैसी संरचना से नीचे बीजों को छोड़ते हैं, और ये बीज धीरे धीरे नीचे अलग अलग पाइप से पहुंच जाता है और मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। जहां पर पीछे पारंपरिक तरीके में सिर्फ एक ही पाइप से बीज जा रहे थे बेटा, यहाँ पर एक साथ लगभग 30 से 35 पाइप से वो बीज नीचे उतरते हैं, और साथ ही ट्रैक्टर में लगा होता है, तो बहुत तेज रफ्तार से वो बीज उतरते हैं, और बहुत तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलता है। बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान जो है खेतों में बीज को बो पाते हैं। तो सीड ड्रिल तरीका जो है समय और कह सकते हो मानव शक्ति को बचाने का तरीका है। क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें डायरेक्ट बीजों को नहीं बोया जाता है, जैसे कि अगर आप धान की बात करें बेटा, धान की फसल को उगाने के लिए बीजों को सीधे तौर पर नहीं बोया जाता है। पहले उन्हें नर्सरी में छोटे छोटे पौधों के रूप में उगाया जाता है, फिर उन पौधों को खरीद कर खेतों में रोप दिया जाता है, बो दिया जाता है।
और ये ध्यान रखिए बेटा, खेत में बीज डालते समय कहीं पर बीज ज़्यादा और कहीं पर कम ना हो। पता लगे एक जगह पर बहुत ज़्यादा बीज गिर गए और सारे पौधे उगने लग गए, एक दूसरे से वो प्रतिस्पर्धा के कारण यानी कि कंपटीशन के कारण बहुत सारे बीज आपके, बहुत सारे फसल वहाँ के बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनको पोषण नहीं मिलेगा, उनको धूप नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एक सही नियमित अंतराल पौधों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है। खाद जो है वो अपने आप में एक कार्बनिक पदार्थ है और ये पदार्थ जो है बेटा खेतों में तैयार किया जाता है। और खाद जो है वो किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि किसान इन्हें खुद से भी फील्ड में तैयार कर सकता है। और किसान इसे जब पौधों में डालते हैं तो पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, मिट्टी में पानी की मात्रा बनाए रखने में ये मदद करते हैं। पोषक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं खादों में, लेकिन इतना ज़्यादा उपयोगी होता है कि हमारे शरीर को कोई इससे नुकसान नहीं है, तो हम ज़्यादा मात्रा में भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर उर्वरक बहुत कम मात्रा में प्रयोग में आता है। उर्वरक को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। उर्वरक जरूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर डाल दिया जाए तो मानव शरीर के लिए भी खतरा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो इसीलिए उर्वरक कहीं ना कहीं कम फायदेमंद है अगर हम देखें खाद के मुकाबले। पर हाँ, उर्वरक भी अपने आप में उपयोगी जरूर है थोड़ा बहुत, अगर हम सही मात्रा और सही समय अंतराल पर उसका प्रयोग करें तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर वही सारी बात बता रहा है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो में समझा दिया था। किस प्रकार से खाद होते हैं प्रयोग, वो आपको यहाँ पर समझाया गया है कि 3 अलग अलग आप ऐसे अलग अलग डिस्पोजल ग्लास ले लें और उसमें अलग अलग जगह मतलब सेम टाइम पर बीज को बोएं, और एक में डालें खाद, दूसरे में डालें उर्वरक और तीसरे में कुछ नहीं डालें, और देखिए पौधे की वृद्धि और विकास के दर को। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से रासायनिक पदार्थ जो उर्वरक होते हैं वो विशेष रूप से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और इनके मुख्य उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सुपर फॉस्फेट, सल्फेट, पोटास आदि। एनपीके की फुल फॉर्म बेटा पेपर में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो हमेशा याद रखें इसे। एनपीके स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगले पेज पर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा डिफरेंस के बारे में, जो आपके दोनों के बीच में होते हैं, उर्वरक और खाद के बीच में। यहाँ पर एक राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के बारे में भी बताया गया है, जो कि बेटा फलीदार सब्जियों के जड़ों में पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट के जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या काम करते हैं, वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और नाइट्रोजन के पदार्थ बनाते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि पदार्थ मिट्टी में मिलने के बाद पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है और पौधे उसे अपने फलों और बीजों में फलों और फूलों में डाल लेते हैं। उसके बाद जब हम वो फल और फूल खाते हैं तो हमारे शरीर में भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है। जैसे कि अगर हम पी की बात करें, यानी कि हम मटर की बात करें, तो मटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो मटर हमें खाने चाहिए। हम कहोगे नाइट्रोजन क्यों जी? नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। उसके बाद सारणी 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। यहाँ से पेपर पक्का बनता है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का बनाता है बेटा। अब ये क्या कह रहा है, उर्वरक और खाद के बीच में अंतर क्या है। उर्वरक को मानव द्वारा बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। खाद भी मानव द्वारा ही बनता है, लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर भी बन जाता है। और खाद जो होता है बेटा वो फील्ड में तैयार होता है, किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता। खाद जो है वो ह्यूमस मिलाता है, उर्वरक नहीं मिलाता है। उर्वरक की कम मात्रा की जरूरत होती है, खाद की ज़्यादा मात्रा की जरूरत होती है। उर्वरक के उदाहरण में बेटा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके वगैरह आ जाते हैं। और खाद के उदाहरण में वर्मी कंपोस्ट आ जाता है, सड़ी गली सब्जियां इत्यादि जो होते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद खाद के फायदे के बारे में हमने बात की थी। खाद जो होते हैं जल धारण करने में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ भी याद रखें। खाद जो है वो जल धारण करने में माहिर होता है। खाद में मिट्टी भुरभुरी बनाए रखने की क्षमता होती है, और इसमें जो जीवाणु होते हैं, अच्छे जीवाणु, उनकी वृद्धि होती है, विकास होती है, और जैविक खाद में से गठन भी सुधर जाता है। उसके बाद बेटा हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने का मतलब होता है पौधों को पानी देना। पौधों को जब पानी दिया जाता है तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई करने के लिए अलग अलग विधियों का इस्तेमाल होता आया है। आजकल हम बहुत ही सरल तरीके से फाउंटेन सिस्टम, यानी कि जैसे आप कहते हैं छिड़काव विधि, उससे या फिर ड्रिप सिस्टम से पौधों को पानी देते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले मोट, रहट और जो चेन पंप होती थी, इनका प्रयोग किया जाता था। समझ में आ रहा है? तो ये सब यहाँ पर पारंपरिक तरीके, इनके नाम याद रख लेना। मोट है, चेन पंप है, ढीकली है, रहट है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था पहले। चित्र आपको देख लो कैसा है, बस देख लेना है, क्योंकि बनाने के लिए कुछ आता नहीं है। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि ये प्रिंटेड हो ऑलरेडी आपके पेपर में और आपसे पूछ ले कि ये कौन सी विधि है और किस तरीके से काम करता है। तो ये रहट है, याद रखना।
इस विधि को, जो ये डंडा जैसा लग रहा है, इसको ढेकली कहते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर रस्सी जैसी संरचना, इसे चेन पंप कहते हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बेटा, जिसमें उठा उठा कर डालता है, इसे बोलते हैं मोट। तो ये अलग अलग विधियाँ हैं जिनसे पौधों को पानी दिया जाता है। उसके बाद आधुनिक विधि जो है, उसमें आपके पास आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव विधि। छिड़काव विधि का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पौधों के पत्तों के ऊपर से पड़ता है, पत्ते धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है वातावरण में आजकल कितनी धूल उड़ रही है, तो पत्तों के जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही तौर पर नहीं हो पाती है। तो ये जो हमारे पास छिड़काव विधि है, इससे पौधों के पत्ते धुल जाते हैं और वात रंध्र जो होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वो खुल जाते हैं। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन के भी अपने फायदे हैं। ये उन जगहों पर इस्तेमाल होने वाली विधि है जिन जगहों पर पानी की बहुत कम मात्रा उपस्थित है या अवेलेबल है, वहाँ पर ये विधि बहुत ज़्यादा प्रयोग में आती है। क्योंकि इस विधि में छोटे छोटे से पाइप लिए जाते हैं और उन पाइपों के पौधों के सामने, उन पाइपों के अंदर छेद रहता है, जिन छेदों से पानी गिरता है बेटा, और बूंद बूंद करके वो पानी पौधों की जड़ों तक पहुँच जाता है। इसलिए इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये मेथड सबसे अच्छा है, पानी को अगर बचाना है तो इस मेथड का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था खरपतवार पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आपने पोषक पदार्थ दे दिए हैं, आपने पानी दे दिया है, तो खरपतवार जो जंगली पौधे होते हैं जो अपने आप पनप जाते हैं, वो पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अब खरपतवार को अगर आपने नहीं हटाया तो आपके पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो खरपतवार चूस लेंगे और पौधों को, आपके फसल को नहीं मिल पाएगा पोषक पदार्थ। और फसल को अगर पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा तो आपके फसल बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो समय समय पर खरपतवार को हमें हटाना पड़ता है, जिसके लिए आप हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उखाड़ कर उन्हें, या फिर बेटा खुरपी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, रासायनिक का प्रयोग भी किया जा सकता है। रासायनिक में जैसे 2D और 4D होते हैं, ये रसायन होते हैं जिनका प्रयोग हम खरपतवार को हटाने के लिए करते हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि कम समय में ज़्यादा कार्य किया जा सके। खरपतवार नाशी से फायदा ये है कि एक समय में बहुत बड़े क्षेत्र पर खरपतवार को हम नष्ट कर सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान रखिए कि खरपतवार नाशी कभी भी आपके पौधे के लिए नुकसानदेह नहीं होता, पर आपके शरीर के लिए हो सकता है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे तो वो केमिकल होते हैं जो कि पौधे अवशोषित कर लेंगे, फसलों में आ जाएगा वो, और वो फसल आप खाएंगे तो आपके शरीर में भी चला जाएगा। उसके बाद पौधे तैयार हो गए, सब कुछ टनाटन हो गया है, पौधों को अब फसलों को काटना है। फसलों को काटा जाता है। फसलों को पक जाने के बाद फसलों को काटने की जो विधि है उसे हम कटाई कहते हैं। इसको काटने के लिए अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हार्वेस्टर्स और थ्रेसिंग्स। हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है फसलों को काटने के लिए, थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है फसलों से बीजों को अलग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कंबाइनर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये फसल को काट भी देता है और बीजों को अलग भी कर देता है। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो किसान बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो। क्योंकि किसान के लिए ये एग्ज़ाम से कम नहीं होता है, पूरे 6 महीने तक तैयारी करना और फसल की उम्मीद करना। और जब फसल कटता है बेटा और बहुत सारा फसल एक साथ दिखता है किसानों को, तो उनको मन को सुकून मिलता है कि हमारी जो ये मेहनत थी वो वेस्ट नहीं हुई। तो इस तरीके से फसल वसल काटा जब जाता है तो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब मनाए जाते हैं, बिहू इत्यादि। अब ये सब हो गया, भंडारण करना बहुत ज़रूरी है। फसल आपने काट तो ली, फसल आपने तैयार तो कर ली, फसल के लिए आपने सारी बातें तो सीख ली, लेकिन अगर आपने भंडारण सही से नहीं किया बेटा तो आपके फसल बर्बाद हो जाने हैं। तो फसल को सही बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए फसलों को भंडारण किया जाता है, जिसके लिए फसल के बीजों को सुखाया जाता है धूप में। जब मौसम धूप का ना हो, बारिश आ रही हो, नमी ज़्यादा हो, तो बेटा हीटर लगा दिए जाते हैं। और किसान जिन जगहों पर फसल को रखते हैं उस जगह पर हल्के टेम्परेचर वाले हीटर होते हैं, उन हीटर से वो गर्म हवाओं से फसल सूख जाते हैं और फसल को सुखा कर फिर भंडारित किया जाता है। फसलों को भंडारण करने के लिए रसायनों का भी प्रयोग होता है, पर मैं आपको राय दूंगा बेटा कि आप नीम के पत्ती लें और उनको धूप में सुखा लें, और धूप में सुखाना ऐसे सूख जाए कि उनके अंदर नमी बिल्कुल ना रहे। फिर उसको आप किसी भी ऐसे कपड़े में डाल लें, रुमाल जैसे कपड़े में, जिसे कॉटन के क्लोथ कहते हैं, और भर कर अपने अनाज के टंकियों में डाल लें, जिसे हम साइलोज कहते हैं। तो भंडारण करना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े क्षेत्र में भंडारण किया जाता है, और आपातकालीन स्थिति के लिए भी इन बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि कोरोना के समय में आपने देखा कि कई लंबे टाइम तक जो है वो आपने नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन लग गया था, पर फिर भी लोगों को जो खाद्य पदार्थ थे वो तो मिल ही रहे थे। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखनी है आपको, भंडारण करने के लिए जानना ज़रूरी है। अब जंतुओं से भी हमें मिलता है, जैसे दूध मिल जाते हैं, हमें दही मिल जाता है, मक्खन मिल जाता है, चीज़, पनीर वगैरह मिल जाते हैं।
ये सब में जानवरों से मिलता है। जानवरों को पाला जाता है, पोसा जाता है, और जानवरों के पालन पोषण को हम कहते हैं पशुपालन, जिसे इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और पशुपालन से फ़ायदा ये होता है कि पशुओं से हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं, जैसे विटामिन डी इत्यादि। मछली अगर आप खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो आपको पता होगा मछली, अंडा और जो मीट इत्यादि है उनके क्या फ़ायदे हैं। अब देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। अगर आप नहीं खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने सुना ज़रूर होगा कि बहुत फ़ायदे होते हैं इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने के। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो गई हमारी, तो हमने ये सारी चीज़ें स्टडी कर ली, और अब हमारे पास हम पहुँचे हैं बेटा इधर। ये आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? अगर आप इसे पढ़ें तो एक बार मैं फटाफट इसे पढ़कर आपको समझा देता हूँ। बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए, यानी कि उनकी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने के लिए भोजन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। किसान पर बड़े पैमाने पर जब पौधे को लगाया जाता है तो फसल कहते हैं। भारत में 2 प्रकार की फसलें होती है, रबी और खरीफ फसल। रबी फसल जो होती हैं वो शीत ऋतु में लगाया जाता है, गर्मियों में काट लिया जाता है। खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, यानी जून से सितंबर तक। जुताई करके मिट्टी को हल्का किया जाता है, तैयार किया जाता है, पलटा जाता है, जिससे कि मिट्टी के पोषक तत्व आपस में मिल जाएं। बीजों को उचित गहराई पर बोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर उचित गहराई पर आप नहीं बोएंगे तो सारे बीज आपके धूप से या फिर पक्षियों द्वारा खराब हो जाएंगे। बीजों की अच्छी किस्म के चयन के बाद सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। सीड ड्रिल बहुत बड़े पैमाने में एक साथ ही बीजों को बोने में सक्षम होता है। मिट्टी में पोषक की समृद्धि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप उर्वरक और खाद को मिलाते हैं। उर्वरक अच्छा माना जाता है या खाद, ये आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताएंगे। उचित समय अंतराल पर जल देने की विधि को, पौधों को जब जल दिया जाता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए पहले किसान जो है वो मौसम पर आधारित रहता था, आश्रित रहता था, पर आजकल अलग अलग विधियों से सिंचाई की जाती है, जिसमें हमने स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं जो आधुनिक तरीका है उसके बारे में सीखा। उसके बाद ड्रिप सिस्टम भी सीखा, जिसके अंदर पानी बूंद बूंद करके जड़ों में जाता है। निराई अवांछनीय पौधों को हटाने की विधि है, जिससे आप अवांछनीय पौधों को जड़ों से उखाड़ कर अलग कर देते हैं, या फिर इसके लिए हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करते हैं। कटाई का अर्थ होता है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। दानों को भूसों से अलग करने की विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। बीजों को पीड़कों या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए सही तरीके से भंडारित किया जाता है। पशुओं को पालकर उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की विधि को हम पशुपालन कहते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आप बेटा देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, इसके बारे में आप देखो तो यहाँ पर कह रहा है कृषि पद्धति, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, निराई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवारनाशी, खरपतवार, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आधे घंटे में मैं आपको इस पूरे पाठ का रिवीजन करा दूंगा। लगभग 27 मिनट के आपने इस पूरे वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें सीख ली कि इस पार्ट में है क्या। अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आगे प्रश्न उत्तर कराऊंगा, और उम्मीद है कि वो प्रश्न उत्तर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, जिससे कि पेपर में आपके अच्छे नंबर आ सके। चलिए, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी वीडियोज़ के लिए।